नमस्कार, कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं करिश्मा। खबरों की करेंगे शुरुआत। सबसे पहले बात करेंगे गोपालगंज की। तो सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कार्य ठप है। परिजनों और स्वास्थ्य कर्मियों में धक्का मुक्की के बाद डॉक्टर हड़ताल पर गए। इलाज के लिए आए मरीजों की परेशानी बढ़ गई। घायल युवक के इलाज को लेकर परिजनों और डॉक्टरों में विवाद हुआ था। तो गोपालगंज से खबर है, जहां अधिक जानकारी के लिए गोपालगंज से हमारे संवाददाता मंजेश जुड़ चुके हैं। फोन पे मंजेश, किन मामलों को लेकर सदर अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में इलाज कार्य ठप कर दिया गया है? उसका गांव थाना क्षेत्र के मकसूदपुर गांव में ऑर्केस्ट्रा देखने के दौरान दो पक्षों में चाकूबाजी हुई थी, जिसमें दो लोगों को चाकू लगी हुई थी, जिसमें एक की इलाज के दौरान सदर अस्पताल में मौत हो गई। एक अब का इलाज गोरखपुर में चल रहा है। उसी को लेकर डॉक्टरों द्वारा धक्का मुक्की परिजनों द्वारा किया गया है। उसमें डॉक्टरों ने हड़ताल पर चले जाने के बाद से इमरजेंसी कार्य ठप है। लेकिन फिर सूत्रों के हवाले खबर आ रही है कि अलग से प्राइवेट बाउंसर भी लगाए जाएंगे और सुरक्षा के बीच डॉक्टर काम पे लौटेंगे। जी बिल्कुल। फिलहाल इस वक्त किस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है अस्पतालों में? क्या जो डॉक्टर है जो हड़ताल पर चले गए हैं, क्या लगता है क्या उन्हें कोई मनाने के लिए कोई वहां पर पहुंचे? क्या कुछ समझाया जा रहा है लोगों को? हाँ जी, मैं यही बता दूं कि सीएस द्वारा एक मीटिंग गठित की गई है, जिसमें सारे डॉक्टर अभी उपस्थित हैं और बातचीत चल रही है। और सीएस का कहना है कि अलग से प्राइवेट बाउंसर जो दिन रात वहां रहेंगे, अगर कोई मरीज के परिजन मारपीट या दुर्व्यवहार करते हैं तो अलग से बाउंसर उनके उससे निपटेंगे और सुरक्षा के दृष्टिकोण से उनको रखा जा रहा है। जी बिल्कुल मंजेश, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पटना से चौयास तूफान को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो बिहार में 26 से 30 मई तक अलर्ट जारी किया गया। उड़ीसा और बंगाल तट के करीब यह तूफान पहुंचा। कई इलाकों में बारिश शुरू भी हो गई और पटना, मुजफ्फरपुर समेत कई जिलों में भारी बारिश और वज्रपात की चेतावनी दी गई है। अधिक जानकारी के लिए पटना से हमारे संवाददाता मरगूब आलम जुड़ चुके हैं हमारे साथ। मरगूब, यास तूफान को लेकर क्या कुछ अलर्ट जारी किया है? क्या है ताजा अपडेट? देखिए, यास तूफान अमन के द्वारा, एक देश है अमन, इसके द्वारा इसका नाम दिया गया है। और ये कल दोपहर के बाद किसी भी समय उड़ीसा और बिहार के बंगाल की तट से टकराएगा। टकराने के बाद इसकी गति की स्थिति क्या होगी यह कह पाना भी बहुत मुश्किल है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग के अधिकारी, भारत सरकार के अधिकारी और लगातार सभी जिले के मौसम विभाग के अधिकारी इसमें लगे हुए हैं। हमारी जो बातचीत हुई है मौसम विभाग के अधिकारी से, क्या कहना है कि कल दिन दोपहर के बाद जब ये टकराएगा तो बिहार के कई जिले, जिसमें पटना भी शामिल है, कई जिलों में भारी बारिश, बरसात, मेघ गर्जन की पूरी संभावना है। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि टकराने के बाद इस तूफान की करिश्मा गति क्या होगी। टकराने के बाद यह तूफान क्या कमजोर पड़ेगा? टकराने के बाद क्या इस तूफान की स्पीड वही होगी या टकराने के बाद ये तूफान अपने और ज्यादा तेज गति से होगा? अगर इसकी गति बढ़ेगी या इसकी गति वही रहेगी तो झारखंड के कई जिले बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, बिहार के कई जिले बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे, वहां बहुत ज्यादा तेज आंधी तूफान आएगी, मेघ गर्जन होगा। इसीलिए अलर्ट जारी किया गया है कि लोग 26 तारीख के बाद खास करके किसानों से वो खेतों में न जाएं, किसी हालत में, किसी भी विशेष परिस्थिति में खेत में न जाएं। 26 से लेकर 30 तक ये अलर्ट है। और आपदा प्रबंधन विभाग ने भी सभी जिला के डीएम को अलर्ट भेजा है। सभी जिला के जो प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, प्रखंड में जो अंचल अधिकारी हैं, उनको भेजा गया है कि आप अपने अपने इलाकों में पंचायत के लोगों से संपर्क बना करके लोगों में यह मैसेज पहुंचाएं कि वो 26 तारीख से 30 तारीख तक किसी भी हालत में खुले मैदान में ना जाएं, शौच करने ना जाएं, खेतों में ना जाएं, क्योंकि हो सकता है जान माल के हानि का नुकसान हो सकता है। क्योंकि कल जब ये टकराएगा तो टकराने के बाद इसकी स्थिति क्या होगी उसके बाद ही कोई अन्य भविष्यवाणी कर सकता है मौसम विभाग के अधिकारी। लेकिन कहीं निश्चित तौर पर इसका इफेक्ट बिहार बंगाल पर होने जा रहा है और सुबह से इसका परिणाम आप देख सकते हैं। बिहार के कई जिले, सहरसा, मधुबनी, कई जिलों में बारिश हुई है। हालांकि बहुत तेज हवा नहीं चली कि बारिश शुरू हो गई है, तो कहीं ना कहीं इसका असर बिहार झारखंड पर पड़ता है। बिल्कुल मरगूब, तमाम जानकारी के लिए शुक्रिया। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। यास तूफान का असर बिहार में भी देखने को मिल रहा। इसके मद्देनजर मौसम विभाग ने यह भी दावा किया है कि अगले 1 से 2 दिनों में
पटना सहित बिहार के कई हिस्सों में बारिश की संभावना है। जब बरसात की बात होती है तो पटना के लोग सहम जाते हैं, क्योंकि उनके जहन में आज भी साल 2019 के जल जमाव का मंजर याद है। लेकिन इस बार नगर निगम का दावा है कि 2021 की बरसात में पटना नहीं डूबेगा। पटना नगर निगम आयुक्त हिमांशु शर्मा का कहना है कि पटना के 9 बड़े नालों की सफाई पूरी कर ली गई है और साथ ही जितने भी छोटे नाले हैं उनकी सफाई भी पूरी कर ली गई है और जितने भी पटना में 42 संप हाउस है उनकी भी तैयारियां यानी जो तैयारियां सभी पूरी कर ली गई है। किया जा रहा है वो 1 से 2 दिन में, कल या परसों में जो हम लोग का साइक्लोन का जो इशू आ रहा है, तो हम लोग उसमें पूरा प्रिपरेशंस के साथ है। 100-120 mm रेनफॉल होने की संभावना है। जनरली जो हम लोग की इंस्टॉल कैपेसिटी है वो उतनी है। जितने भी इस तरीके के वाटर लॉगिंग के एरियाज़ हैं, राजेंद्र नगर है, कंकड़ बाग है, पाटलिपुत्रा है, राजवंशी नगर का इलाका है और बाईपास के उस तरफ दक्षिण का जो इलाका है, उन सभी जगह हम लोगों ने मुकम्मल व्यवस्था की है। 150 के अराउंड छोटे पंप्स भी हम लोगों ने डिप्लॉय किए हैं ऐसे इलाकों में जहां जल जमाव की समस्या पैदा होती है। तो मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूं कि बारिश में 2 से 3 घंटे से ज़्यादा पानी किसी भी लोकेशन पर नहीं। बिहार में कोरोना की दूसरी लहर कमजोर पड़ने लगी है। महीने भर के अंदर संक्रमण में 10% ही गिरावट आई और 24 अप्रैल को यानी राज्य में संक्रमण दर 12% थी, अब आप घटकर 2.22% हो गई है। करीब 42 दिन बाद प्रदेश में 3000 से कम नए पॉजिटिव मरीज मिले। वहीं 12 अप्रैल को एक दिन में 2999 पॉजिटिव केस मिले थे, जबकि सोमवार को 2844 पॉजिटिव मिले। हालांकि कोरोना संक्रमण से मौत के आंकड़ों में कोई खास बदलाव नहीं आया। सोमवार को संक्रमण से 93 लोगों की जान गई, जबकि पिछले 24 घंटे के दौरान 5500 मरीज ठीक भी हुए। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट की माने तो भले संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं और रिकवरी रेट में भी वृद्धि हो रही है, लेकिन दूसरी लहर में कोविड मरीजों की मौत का जो सिलसिला शुरू हुआ था वह अब तक जारी है। पिछले सिर्फ 24 घंटे में 93 लोगों की जान गई। वहीं बता दें कि 15 महीने के दौरान यानी कोरोना से 4642 लोगों की जान जा चुकी है। बात झारखंड की, तो झारखंड में बीते 24 घंटों में 1394 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले, जबकि 3291 मरीज स्वस्थ होकर घर लौट चुके हैं। वहीं 33 कोरोना संक्रमित मरीजों की जान चले गए, जिसमें अकेले राजधानी रांची से 11 मरीजों की मौत हो गई। इसके अलावा पूर्वी सिंहभूम में 5, बोकारो में 4 मरीजों की मौत हो गई और राज्य भर में नए मिले संक्रमितों में सबसे अधिक पूर्वी सिंहभूम में 258, हजारीबाग में 107, रांची में 199 कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई। झारखंड स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में अब तक 4871 लोगों की मौत हो चुकी है और इस समय कुल एक्टिव केस 17569 है। एडीजी मुख्यालय जितेंद्र कुमार का फर्जी फेसबुक आईडी बनाने का मामला सामने आया। इस संबंध में जितेंद्र कुमार ने कहा कि कुछ लोगों ने मेरे नाम से फर्जी आईडी बनाए और लोगों को उससे मैसेज किए जा रहे हैं, फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजे जा रहे हैं और पैसे की डिमांड की जा रही है। उन्होंने सभी से अपील की है कि इसको पूरी तरह से इग्नोर करेंगे और इससे बचे। इस संबंध में जितेंद्र कुमार ने साइबर सेल में शिकायत दर्ज कराई है। बिहार के पालीगंज विधानसभा क्षेत्र से सीपीआई एमएल के विधायक संदीप सौरभ का फेसबुक अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स ने विधायक के आधिकारिक फेसबुक अकाउंट से आतंकी संगठन आईएसआईएस की तस्वीरें शेयर की है। इस मामले में संदीप सौरभ ने मनेर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई और मालूम हो कि बिहार विधानसभा चुनाव 2020 में पालीगंज से सीपीआई एमएल के विधायक बने संदीप सौरभ जेएनयू छात्र संघ के पूर्व महासचिव के साथ ही सीपीआई एमएल के राष्ट्रीय सचिव भी थे। पालीगंज विधायक ने कहा कि फेसबुक ने अकाउंट को फिलहाल रिस्ट्रिक्शन पर डाल दिया गया है और वहीं हैकर ने फेसबुक पेज को भी डिलीट कर दिया है। ऐसे में फेसबुक अकाउंट को जल्दी रिकवर करने का प्रयास किया जा रहा है। नालंदा के सोसराय थाना इलाके के बंधु बाजार मोहल्ले में ससुराल पहुंची दुल्हन की मौत होने से दोनों परिवार में कोहराम मच गया। बताया जा रहा है कि नवादा निवासी
गोपाल पंडित की पुत्री आरती की शादी बिहार शरीफ सोसराय बंधुबाजार निवासी मनोज पंडित के पुत्र विकास से हुई थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। विकास अपनी दुल्हन को विदा कराकर घर लाया, जिसके बाद दुल्हन को गाड़ी से उतारने की रस्म की तैयारी चल रही थी। घर में खुशियों का माहौल था। जो ही घर की महिलाएं गाल शिकाई कर रही थी, उसी दौरान दुल्हन की तबीयत बिगड़ने लगी और आनंद फानन में सभी उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल आए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। इस बीच उसकी कोरोना जांच भी कराई गई, मगर कोरोना जांच रिपोर्ट नेगेटिव आया। आरती की भाई की माने तो उसके पेट में दर्द और उल्टी हो रहा था। शादी के कारण विशेष कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मौत की खबर सुनते ही दोनों परिवार में कोहराम मच गया। ये अंदर घुसा भी नहीं और एक्सपायर कर दिया। क्या शिकायत क्या बोली? वो ये पहले से लगता है इनका तबीयत खराब था। पेट में दर्द था, उल्टी हो रहा था। अच्छा, शादी कब हुआ था? शादी आज सुबह हुआ। अभी तो आए हैं, लेकिन कहाँ शादी हुआ था? सोच रहा है बंधु बाजार। पेट में दर्द हुआ अचानक? हाँ, पेट में दर्द हुआ था और उल्टी हो रहा था। अभी तो दुआरिये लगे, उसके बाद लगता धरती टाइप का लगा, उसके बाद शादी नहीं हुआ है? शादी हो गया। कोरोना का दूसरा लहर ऐसा आया कि शहर से लेकर गांव तक फैल गया। गांव में लगातार मौतें होने लगी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास इतना बढ़ गया है कि बिना तथ्य कुछ भी मानने लगते हैं। इसे अंधविश्वास के चक्कर में रक्सौल अनुमंडल के 2 गांव सिसवनिया और गाद बउरी गांव के लोग कोरोना का टीका नहीं ले रहे हैं। ग्रामीणों में यह अंधविश्वास है कि कोरोना के टीका लेने से इंसान की मौत हो जाती है या दूसरा कोई गंभीर बीमारी हो जाती है, और इसी कारण स्वास्थ्य विभाग के द्वारा सिसवनिया और गाद बहुआरी में 2 बार टीकाकरण कैंप लगाने के बाद भी काफी जद्दोजहद असमझाने से मात्र 2 गांव में मात्र 10 लोग ही कोरोना का टीका लिया। लेकिन गांव के लोगों में कोरोना को लेकर थोड़ा सा भी डर नहीं। ये गांव के लोग मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग भी नहीं जानते। बिना मास्क के चारों तरफ घूमते हैं, आसपास इकट्ठा होकर बातें करते हैं। ग्रामीणों को किसी ने बता दिया कि इमारत में किसी ने टीका लिया तो मर गया, और इस टीके से गंभीर बीमारी होती है। यही कारण वे लोग टीका नहीं ले रहे हैं। इमारत में एक आदमी को सुई पड़ा, उनका ऐसी बीमारी हो गया, मर गया। वह लोग को आ रहा था कि नहीं, हम लोग सुई नहीं लेंगे, बीमारी होता है, बुखार होता है, मर जाता है, तो हम लोग सुई नहीं लेंगे। वो गांव का नाम है गाद बहुअरी। वहाँ के लोग मुस्लिम बाहुल्य आबादी है, अशिक्षित लोग ज़्यादा हैं, और वो लोग बिल्कुल ही तैयार नहीं होता है कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसको सपोर्ट करने में, और वो लोग टीका के लिए भी तैयार नहीं होते हैं। हम लोग 2 बार वहाँ कैंप लगा चुके हैं। 100 डोज का हम लोग टारगेट रख करके टीम वहाँ भेजते हैं, लेकिन मात्र बहुत ही समझाने पर 10 या 15 से ज़्यादा लोग वहाँ पर टीकाकरण नहीं करा पाए हैं। ये 2 अटेम्प्ट लेने के बाद ऐसा हुआ है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान अगस्त क्रांति में पटना के सेक्रेटरिएट में तिरंगा फहराने के दौरान हुए अमर शहीद राजेंद्र सिंह की पत्नी सुरेश देवी का निधन हो गया। पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री और पाटलिपुत्र के भाजपा सांसद रामकृपाल यादव ने उनके आवास जाकर श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही पार्थिव शव को कंधा दिया। दीघा घाट पर राजकीय सम्मान के साथ अंत्येष्टि की गई। सांसद ने कहा, उनके निधन से एक अध्याय का अंत हो गया। उत्तर बिहार के सबसे बड़े अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में प्रधानमंत्री केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर आखिरकार चालू हो गया। इसके चालू हो जाने से कोरोना से संक्रमित मरीजों को काफी लाभ मिलेगा और साथ ही आईसीयू युक्त वेंटिलेटर को ऑक्सीजन की कमी ना हो, इसके लिए कोरोना वार्ड के निचले तले में ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया गया है। दरअसल प्रधानमंत्री केयर फंड से मिले 25 वेंटिलेटर को चालू करने में कुछ तकनीकी समस्या आ रही थी, जिसके चलते 2 बार ड्राई रन होने के बावजूद भी चालू नहीं हो सका। लेकिन 22 मई की रात्रि सभी तकनीकी समय को दूर करते हुए ड्राई रन किया गया, जिसके सफलता के बाद पीएम केयर्स फंड के वेंटिलेटर पर 2 मरीज को रखा गया था। इसके साथ ही वेंटिलेटर सुचारू रूप से चलाने के लिए अस्पताल प्रशासन ने कई कर्मियों की नियुक्ति की।
दरभंगा के जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजा ने कहा कि प्रधानमंत्री केयर फंड से मिले सभी 25 वेंटिलेटर को शुरू कर दिया गया है। इसके शुरू होने से डीएमसीएच में सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए 35 वेंटिलेटर हो गया है। डीएमसीएच में उसको चालू करने के लिए पहले से काफ़ी हम लोग प्रयासरत थे। तकनीकी कारणों से 2 बार ड्राई रन सफल होते हुए चालू नहीं करा पाए थे, लेकिन परसों हम लोगों ने पाइपलाइन और मैनिफोल्ड को अलग करते हुए इसको चालू कराया। ऑक्सीजन बिल्कुल सीमित लेवल पर वो ले रहा है और खुशी की बात है कि अतिरिक्त मैन पावर भी हमें मिल गई। बिहार में कोरोना संक्रमण के बीच सरकार के दावे और रिपोर्ट दोनों ही झूठे साबित हो रहे हैं। दूसरी लहर में मौत के आंकड़ों ने बिहार को झकझोर कर रख दिया। बिहार राज्य के भोजपुर जिले की बात की जाए तो यहाँ भी कोरोना ने बहुत से घर तबाह कर दिए हैं और एक ही घर से 4 लोगों की मौत के साथ ही 2 दिनों में 18 लोगों की मौत एक ही गांव में हुई है। गांव में अभी भी महीने में 125 से भी ज्यादा लोगों के घर सूने हो गए हैं। मामला भोजपुर जिले के कुल्हड़िया गांव का है, जहां कोरोना बचाव को लेकर दावे करने वाली नीतीश की सरकार विफल दिख रही है। इस गांव में मौत की रफ्तार थमने का नाम नहीं ले रहा। वहीं गांव में एक भी कोरोना जांच केंद्र नहीं है। इलाज के नाम पर सिर्फ दावे हैं। स्वास्थ्य सुविधा गांव में उपलब्ध ही नहीं। अगर किसी बात की किसी का भी अगर तबीयत खराब होता है तो उसको या तो आरा आना पड़ता है या तो कोइलवर जाना पड़ता है। ये दोनों ही गांव दूर है। जब पॉजिटिव मारा हुआ था स्टम्प, वहाँ गए तो कोई व्यवस्था नहीं, तो बोला कि बाद में आइएगा, फिर जगह नहीं है। हम लोग घर ले आए। 17 तारीख को पिताजी गुजर गए जी। भाई का अपना अलग से दवा चला, प्राइवेट से दवा भी नहीं मिला। वहाँ करीब 2 महीने के अंदर कम 100 से आंकड़ा पार कर गया। मैंने कैसे उन लोगों की मौत हुई? कुछ बीमारी के लेकर के, कुछ कोरोना के लेकर के। गांव में क्या जांच हो रहा है? टीका का पड़ रहा है? टीका पड़ा, लेकिन टीका अवेलेबल यहाँ मिल नहीं रहा है। जाने पर कह देते कि आ जाओ, कल बिहान आओ, कुछ नहीं हो रहा है। नहीं, जांच कोई गांव में जांच नहीं हो पा रहा है। यहाँ पर कहीं भी जांच केंद्र नहीं बनाया गया है, कहीं जांच नहीं हो रहा है। टीका होगा, हाँ टीका केंद्र कुछ 1-2 जगह पे है, वहाँ टीका पड़ रहा है। लेकिन कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिक से अधिक अस्पताल खोलने और वहां पर्याप्त संसाधन देने की बात कही जा रही है, लेकिन जामताड़ा जिले में आज भी कई अस्पताल हैं जिसका आलीशान भवन तो बन गया लेकिन उसे चालू नहीं किया गया। और स्थिति यह है कि करोड़ों की लागत से बने अस्पताल भवन के चारों ओर झाड़ी उग गई है। वह अस्पताल परिसर में रखा सामान धूल फाक रहा है। जामताड़ा के मेहजाम स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मेहजाम और नारायणपुर के मुरली पहाड़ी में बने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मुरली पहाड़ी का भवन काफी दिनों से बनकर तैयार है, परंतु उसे अभी तक चालू नहीं किया गया है। जबकि इन अस्पतालों को चालू करने के लिए स्थानीय लोगों के साथ साथ क्षेत्र के सांसद भी सरकार से मांग कर चुके हैं, लेकिन अस्पताल चालू करने की दिशा में कोई पहल नहीं हो सकी। और यही नहीं, इस अस्पताल भवन का उपयोग नहीं होने से अस्पताल परिसर के आसपास शरारती तत्वों का अड्डा बनता जा रहा है। वहीं पूछने पर सिविल सर्जन डॉक्टर आशा एक्का ने कहा कि अस्पताल भवन में बिजली का इंतजाम नहीं होने के कारण चालू नहीं किया जा सका। बिजली बहाली के लिए विभाग में आवेदन दिया गया है। 50 बेड का जो अस्पताल बनाया गया है और हम सोशल मीडिया के माध्यम से भी देख रहे हैं कि अक्सर लोग मांग किए जा रहे हैं कि अस्पताल को अविलंब चालू करें। और वजह भी है इस कोविड महामारी में जहां जनता अस्पताल में एक बेड पाने के लिए तरस रही है, वहां पर ये मेहिजाम में 50 बेड का जो अस्पताल है इसको झारखंड सरकार जिला प्रशासन बंद किए हुए है। कोरोना महामारी को लेकर जारी लॉकडाउन से सीतामढ़ी के चक महिला स्थित शमशान घाट के समीप रहने वाले जनजाति समुदाय के लोगों की दयनीय स्थिति पर खबर चलने के बाद मदद के लिए लोग आगे आए हैं। सीतामढ़ी जिले के यूथ कांग्रेस जिलाध्यक्ष शम्स शाहनवाज अपने सहयोगी के साथ राहत सामग्री के पीड़ितों के पास पहुंचे। यूथ कांग्रेस अध्यक्ष ने पीड़ित लोगों से मुलाकात कर उन्हें राहत सामग्री मुहैया कराई है। भूख से बिलबिला रहे परिवारों को आटा, आलू समेत 10 दिनों के राशन मुहैया कराया गया है। और इतना ही नहीं,
उन लोगों को कोरोना किट भी दिया गया। इसके साथ ही कोरोना संक्रमित होने पर इस्तेमाल होने वाली मूलभूत दवाएं भी उपलब्ध करवाई गई। कहना यही है, लॉकडाउन में हम लोग को भुखमरी धर लिया। धन्यवाद बाबू, कांग्रेस की तरफ से हम लोग को राशन दिए हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। जो टोकरी बिनकर अपना गुजारा बसर करते हैं, इस लॉकडाउन के दौरान, कोरोना महामारी संकट के दौरान उनके सामने भुखमरी की स्थिति पैदा हुई और ऐसे लोगों की मदद के लिए तत्काल हम लोगों ने यहाँ पे राशन इन लोगों को अगले 10 दिन का राशन और बच्चों के लिए बिस्किट का इंतज़ाम किया है। साथ ही कोरोना किट और मास्क का भी हम लोगों ने इन लोगों के लिए इंतज़ाम किया है, जिसमें कोरोना किट के अंदर मास्क के साथ साथ दवाई। शेरघाटी अनुमंडल क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन का पालन नहीं हो रहा। शहरी क्षेत्र में पुलिस प्रशासन तो कड़ाई से पेश आ रही और लॉकडाउन का पालन कराने में कहीं ना कहीं सफल भी हो रहे, लेकिन जिससे कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी भी आई। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसा नहीं हो रहा। शादियों में भीड़ इकट्ठा हो रही। आप वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे ग्रामीण क्षेत्रों में भीड़ इकट्ठा हो रही है और किसी के चेहरे पर मास्क नजर नहीं आएगा और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते नजर आए। जबकि ग्रामीण क्षेत्र के कुछ बुद्धिजीवी लोग जिनके यहाँ शादी विवाह का कार्यक्रम हो रहा, उन्होंने स्थानीय थाने और संबंधित प्रकरण का पदाधिकारी को आवेदन भी दे देते हैं ताकि प्रशासन के कोई भी कर्मी मौके पर मौजूद रहें और सरकार द्वारा निर्धारित गाइडलाइन को पालन करा सके। लेकिन प्रशासन के शिथिल रवैया के कारण कोई भी प्रशासनिक कर्मचारी मौके पर मौजूद नहीं हो पाते हैं, जिससे इन इलाके में ना तो मास्क का उपयोग होता है और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का ही पालन कर पाते हैं। दानापुर के फुलवारी शरीफ में पार्सल प्रतिनिधि पर अपराधियों ने गोली चला दी। हालांकि गोली पिस्तौल में फंस जाने से पार्सल प्रतिनिधि बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। घटना फुलवारी शरीफ थाना के ईसा नगर पेट्रोल लाइन की है। उक्त घटना फुलवारी शरीफ नगर परिषद वार्ड नंबर 22 के पार्षद प्रतिनिधि मुमताज आरफी उर्फ मुन्ना के साथ घटी है। पार्षद प्रतिनिधि मुमताज ने कहा कि पेट्रोल लाइन पर मकान का निर्माण हो रहा है। इसको लेकर निर्माणाधीन मकान पर गया था। इसी दौरान करीब आधा दर्जन बाइक सवार लोग आ थमके और कुछ बाइक सवार आगे जाकर रुका, वहीं 2 बाइक सवार बगल में रुक गया और पिस्तौल तान दिया। इस दौरान गोली चलाई, लेकिन गोली पिस्तौल में फंसा रह गया। हालांकि इसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। मौके पर पहुंचकर पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई। शाम में एक बगल में मेरे पड़ोसी हैं जिनका नाम बेचू है, उनसे हम बतिया रहे थे, लेकिन हम जब उधर नज़र डाले तो देखा कि 2 मोटरसाइकिल खड़ा हुआ है। तो हम उतना केयर नहीं किए कि 60 फीट का रोड है, मेन रोड आना जाना है, तो भाई राही लोग होंगे। इसी वो आदमी बेचू साहब हमसे बात करके वो घर में गए हैं, पटाख से वहाँ से मोटरसाइकिल चालू किया है, जिसपे मतलब कि एक ईसापुर का लड़का जो है वो चला रहा था और बसी जो है पीछे बैठा हुआ था। वो जो है पिस्टल एकदम सटा के हमको चलाया और बाकी उसका 2-3 तो भाई 2 मोटरसाइकिल से था। कोरोना संक्रमण के दौरान गिलोय का सेवन करना एक युवक को महंगा पड़ गया। युवक पाटलिपुत्र थाना क्षेत्र इंद्रपुरी रोड नंबर 6 में एक दीवार पर चढ़कर पेड़ से गिलोय तोड़ने की कोशिश कर रहा था। इस दौरान करंट लगा और वह नीचे गिर गया। स्थानीय लोग दौड़े, लेकिन कोरोना के कारण किसी ने हाथ नहीं लगाया और हॉस्पिटल जाने की जहमत नहीं की। युवक की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। कोरोना के चलते और कुछ लेने आए थे, पता नहीं चढ़ के बंडी पे गया और बंडी पे चढ़े तो करंट मार दिया और तुरंत मर गया। कहाँ के रहने वाला कुछ पता है? लोग बोल रहे हैं कि यहाँ इंद्रपुरी के 6 नंबर के रहने वाले हैं जो डायरी बुक चला। बक्सर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र के डेरी गांव में ईंट भट्टे पर मजदूरों से 8 माह तक बंधक बनाकर काम करने के बाद उन्हें बिना पैसे दिए मारपीट कर भगा देने का मामला सामने आया। सभी श्रमिक पूरे परिवार के साथ बक्सर रेलवे स्टेशन पर शरण लिए हुए, जहाँ किसी सामाजिक संस्था के द्वारा उन्हें भोजन तो कराया गया, लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं कि वह अपने गृह जिले नालंदा लौट सके। पैसा मांगे नहीं दिए, पैसा मांगे मार के बर्बाद कर दिया साहब। बेटी मेरा डरेगी सर, 2 बेटा है, नर्सनी है। पैसा मांगे सर, मार के बर्बाद कर दिया। खोराकी बंद करके बुलाया हम लोग की, बोला सरदार के बुलाओ, आप लोग हिसाब लीजिए, कमाया है जो, आ जाओ लेकर।
तो फिर कमाई देवे नहीं किया, सरदार का मोबाइल भी छीन लिया, बंद करके रखा है, अभी ऑफिस में बंद होगा। डिहरी के यहाँ पे काम करते थे, डिहरी के रामपुर में ईट भट्ठा मालिक के पास, लेकिन उनको सही वेतन नहीं दिया गया। उसके साथ साथ इन लोगों को पीटा भी गया है और इनके ठेकेदार को अंदर। पुणे वैसे के मजुआ में बीते 19 मई की रात में असामाजिक तत्वों द्वारा महादलित बस्ती में आगजनी और हमला किए जाने के मामले में 5 लोगों की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि मामला जमीनी विवाद से जुड़ा हुआ था। मई की देर रात्रि को ये आगजनी की घटना की गई थी और बेसिकली लैंड डिस्प्यूट का मामला था, जिसमें 13 लोगों के घर जलाए गए थे और इसमें त्वरित कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को अगले दिन गिरफ्तार किया गया था। अभी तक कुल 5 जो एक्यूज्ड हैं उनकी गिरफ्तारी की गई है और जो पीड़ित परिवार हैं उन्हें SC/ST एट्रोसिटी एक्ट के अंतर्गत जो मुआवजा का प्रावधान है वो दिया गया है। प्रति परिवार 2 लाख रुपए की दर से अभी पहली किस्त 50,000 रुपये की सभी परिवार को दी गई है। साथ ही में एक जो मृत्यु की घटना हुई थी तो उनके आश्रितों को भी 8.25 लाख का 50%। इसके साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए कशिश न्यूज के साथ। नमस्कार।